हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं फ्रॉम सीरीज सीजन 1 एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन मेरी नहीं सुनी तो आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन को ज़रूर सुनें ताकि आप स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम मॉन्स्टर्स को वैन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। मॉन्स्टर्स ना तो सिर्फ इंसानों की तरह दिखते थे बल्कि उनकी तरह बात भी कर सकते थे, इसीलिए इनकी आवाज़ सुनकर जिम को ऐसा लगता है कि शायद टाउन से और लोग इनकी मदद के लिए आए हैं। जिम दरवाज़ा खोलने ही वाला था लेकिन बॉयड किसी तरह से उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ कैनी और बाकी लोग कॉलोनी हाउस की तरफ बढ़ते हैं। तभी गिरने से जेड के सर पर चोट लग जाती है जिससे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके कॉलोनी हाउस के गेट तक पहुंचते हैं। लेकिन डोना इनके लिए गेट नहीं खोलती क्योंकि ये मॉन्स्टर्स भी हो सकते थे। तभी असली मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं और जिनमें से एक मॉन्स्टर जूली को उसके नाम से बुलाता है और वो उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी एन वक्त पर फातिमा के समझाने पर डोना गेट खोल देती है और ये सब अंदर आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स से बच जाते हैं। टैबी और जूली कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उनको तो वो नॉर्मल इंसान ही दिख रहे थे। तभी डोना जेड, टैबी और जूली को अलग अलग जगह पर बंधवा देती है क्योंकि टाउन में क्या चल रहा था ये लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे और इनकी छोटी सी गलती टाउन के बाकी लोगों की जान खतरे में डाल सकती थी। टैबी को डोना के रूम में और जेड को एक रूम में बेड के साथ क्योंकि वो अनकॉन्शियस भी था, और जूली को किचन में बांध दिया जाता है। तभी किचन में विक्टर नाम का आदमी आता है जो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था और हम समझ पाते हैं कि ये मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, जिससे जूली डरने लगती है। लेकिन फातिमा उसे समझाती है कि वो बिल्कुल हार्मलेस है। फातिमा विक्टर को यहाँ से जाने के लिए कहती है और जूली को जैसे तैसे करके पुरसुकून करती है। वो उसे एलिस के रूम में लेकर आती है जहाँ वो बताती है कि एलिस बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है और वो इस टाउन के बारे में भी बताती है कि कैसे ये मॉन्स्टर्स अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर लेते हैं कि वो अपने घर में आने दें, जिसके बाद ये उन्हें बेरहमी से चीर फाड़ करके खा जाते हैं। दूसरी तरफ वैन में क्रिस्टी भी इन मॉन्स्टर्स की वजह से घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद आज वो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन बॉयड उसे किसी तरह संभालता है, जिसके बाद वो ईथन के इलाज पर फोकस करती है। वो उसकी टांग में से उस रॉड को बाहर निकाल देती है और स्टिचेस लगाती है। तभी ईथन बताता है कि उसने ड्रीम में एक ऐसी जगह को देखा जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स थी। इसी तरफ कॉलोनी हाउस में कैनी और एलिस में बहस हो जाती है क्योंकि कॉलोनी हाउस के सभी लोग कैनी से रूड बिहेव कर रहे थे। एलिस कैनी से कहता है कि आज वो उनके बिछाए हुए नेल्स की वजह से मारे जाते हैं। इन दोनों को फादर खतरी काम करने की कोशिश करते हैं। तभी एलिस वहां से चला जाता है। कैनी और फादर खतरी बातें करने लगते हैं और कैनी बताता है कि उसके फादर मिस्टर लियो अपने भूलने की बीमारी की वजह से किसी दूसरे शहर चले गए थे। कैनी और उसकी मदर उनको लेकर वापस आ रहे थे जब उन्हें रास्ते में वो पेड़ दिखा, जिसके बाद वो इस टाउन में आ गए। कैनी मिस्टर लियू की बीमारी की वजह से डर रहा था कि कहीं वो कोई डोर या विंडो ओपन ना छोड़ दे जिसकी वजह से उनकी जान न चली जाए। फादर खतरी उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर लियू अब भी नर्स जीना के साथ चेस खेल रहे थे। तभी उन्हें कैनी याद आ जाता है और ये देखकर जीना उन्हें बेड पर ले जाती है ताकि उनकी तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए। सैरा भी हॉस्पिटल में थी और उसने अब तक टोबी को बेरहमी से स्टैब करके खत्म कर दिया था। वो एक ही बात बार बार दोहराए जा रही थी कि वो उसे माफ कर दे। सबको बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा और वहां से जाते हुए वो हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ देती है। कॉलोनी हाउस में डोना टैबी को बताती है कि इस टाउन में हर कोई अलग अलग जगह से आया है। सभी को रास्ते में वो गिरा हुआ मनहूस पेड़ दिखा और उसके बाद वो रेवन बर्ड्स, जिसके बाद वो इस टाउन में फंस गए जहां रोज रात को मॉन्स्टर्स इनके शिकार के लिए निकलते हैं। इस टाउन से बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन टैबी तो उसकी बात का यकीन ही नहीं कर पा रही थी। डोना टैबी से कहती है कि वो लकी हैं जो दिन के वक्त यहाँ आए, अगर वो रात के वक्त यहाँ फंसते तो इनमें से कोई ना बचता। डोना टैबी को अपनी बहन के बारे में बताती है जो कि इतनी बहादुर थी कि उसने एक दफा भालू का दांत अपने एक हाथ से ही उखाड़ दिया। जिस वक्त वो दोनों इस टाउन में आई तब तक रात हो चुकी थी। एक शख्स उनकी गाड़ी के सामने आकर रुक जाता है और वो वहां से हटता ही नहीं है। एक टाइम के लिए डोना को ऐसा लगता है कि उसकी बहन उस शख्स पर गाड़ी ही चढ़ा देगी, लेकिन वो गाड़ी से उतरकर उस शख्स को डराने के लिए जाती है, लेकिन वो तो एक मॉन्स्टर था जो कि एक बार से उसकी बहन की स्किन ही उधेड़ देता है। डोना किसी तरह अपनी जान बचा लेती है, लेकिन वो मॉन्स्टर सारी रात उसकी बहन को टॉर्चर करते रहे और उसकी बहन की चीखें उसे सुनाई देती रहीं। डोना बताती है कि इन मॉन्स्टर्स का मकसद सिर्फ उनको मारना नहीं होता, बल्कि उनका मकसद उनको टॉर्चर करके मारना होता है। वो ऐसे ही अपना शिकार करते हैं जैसे कि इंसान जैसे हिरन का शिकार करता है, सिर्फ अपने मजे के लिए। खैर, अब हम विक्टर को उसके रूम में ड्राइंग करते हुए देखते हैं। रूम्स की दीवारों पर भी बहुत सारी ड्राइंग्स लगी हुई थी।
शायद से ये वही रूम हो सकता है जिसे ईथन ने तब देखा जब उसे दौरे पड़े। इसके बाद सभी सो जाते हैं और अगली सुबह बॉयड, क्रिस्टी और जिम ईथन के साथ वैन से बाहर निकलते हैं। तभी टैबी, जूली, खतरी और कैनी भी वहां आ चुके थे। सब एक दूसरे को सेफ देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं जो कि अपने घर में थी और उसे लगातार अपने माइंड में वो वॉइसेस सुनाई दे रही थी। इन वॉइसेस ने ही सैरा को टोबी को मारने का और हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ने का कहा ताकि वो उसे घर जाने दे। ये वॉइसेस शायद से उन मॉन्स्टर्स की थी जो कि उसके दिमाग के साथ खेल रहे थे। सारा ये सब अपने भाई नेथन को बताती है जो कि उसकी हालत देखकर उसको संभालता है। सारा तो हॉस्पिटल का दरवाजा खुला ही छोड़ आई थी। जब क्रिस्टी, कैनी और फादर खतरी यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में जीना, टोबी और मिस्टर लियू की खाई हुई लाशें मिलती हैं। मिस्टर लियू की लाश को देखकर कैनी बुरी तरह से टूट जाता है और उनकी लाश को गले लगाकर रोने लगता है। जाकर गुस्से में एक पेड़ को काटने लगता है। जिसके बाद बॉयड यहाँ आकर उसको संभालता है। अपने फादर के बारे में कुछ देर बात करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। बॉयड भी स्टेशन की तरफ आ गया था जहाँ वो एक बोर्ड की चाबी को देखते हुए अपनी वाइफ एबी को याद करने लगता है। ईथन को कॉलोनी हाउस लाया जा चुका था जहाँ वो रेस्ट कर रहा था। तभी उसकी नज़र विंडो से एक अपनी ही उम्र के लड़के पर पड़ती है जो पूरी तरह से व्हाइट कलर के कपड़ों में था। वो लड़का ईथन को देखकर स्माइल करता है और ईथन भी उसे देखकर स्माइल बैक करता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है।